नमस्कार। आज हम हिंदी की पेडागोजी में मॉक टेस्ट चौथा करने वाले हैं। इसमें हम कुछ नए क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे-कैसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाषा स्वयं में है, क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है। पहला है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, दूसरा एक जटिल चुनौती है, तीसरा एक विषय मात्र है, चौथा संप्रेषण और एकमात्र का साधन है। ठीक है, एकमात्र साधन है। ठीक है, तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो है पहला कि भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, नियमबद्ध व्यवस्था मतलब कि नियमों से जुड़ा हुआ व्यवस्था है। ठीक है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, जैसे व्याकरण के माध्यम से चीजों को सीखना समझना, तो एक नियमबद्ध तरीका होता है। ठीक है, उस तरीके से हम भाषा को सीख सकते हैं। ठीक है, तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 वर्ष 3 माह का एक बालक अपनी माता को एक पुस्तक पढ़ते हुए देखता है। ठीक है, वो भी पुस्तक के पृष्ठ पलटता है और पुस्तक को उलटता पलटता है। ठीक है, और मुद्रित भाषा को पढ़ने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो इस बच्चे को किस श्रेणी में रखा जाएगा? प्रारंभिक में। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में कहना है कि एक 2 वर्ष 3 माह का एक बालक है जो अपनी माता को पुस्तक पढ़ते हुए देख रहा है। ठीक है, और वो भी पुस्तक को पृष्ठ को पलट रहा है, पुस्तक के उलट पुलट कर रहा है। ठीक है, और मुद्रित भाषा को पढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, तो इस बच्चे को किस श्रेणी में रखा जाएगा? प्रारंभिक में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देगा। पहला है पाठक, दूसरा है श्रोता, तीसरा है वक्ता, चौथा है अवलोकन करता है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है पहला पाठक। ठीक है, बच्चा जो है पाठक कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि पाठक कहलाएगा इसलिए क्योंकि बच्चे ने पुस्तक को उलटने पलटने तथा जो भी मुद्रित भाषा है उसको पढ़ने का प्रयास किया है, तो इस वजह से बच्चे पाठक कहलाएगा। ठीक है, अवलोकनकर्ता किसे कहते हैं? कि जब बच्चे या कोई व्यक्ति किसी विषय वस्तु को केवल ऑब्जर्व करता है, केवल देखता है, तो वो अवलोकनकर्ता कहलाता है। ठीक है, लेकिन बच्चा इसमें पाठ्य पुस्तक को उलट पलट रहा है और मुद्रित भाषा को पढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो इस वजह से ये पाठक कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भाषा के आधारभूत कौशल क्या है? ठीक है, पहला है क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, दूसरा है हमेशा अर्जित किए जाते हैं, तीसरा है स्वार्थ पृथक है और चौथा है अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, तो भाषा का आधारभूत कौशल है, इसमें से इसका राइट आंसर होगा वो चौथा होगा। ठीक है, ये अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि भाषा का जो आधारभूत कौशल होता है ये अंतर संबंधित होता है आपस में, यानी कि सब चीज आपस में जुड़ी होती है। जैसे मान लीजिए कि जो भाषा के 4 प्रमुख अंग होते हैं, बोलना सुनना लिखना पढ़ना, ये आपस में जुड़े होते हैं। तो यही कह रहा है कि भाषा का आधारभूत कौशल है अंतर संबंधित आपस में होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। ठीक है, इसके बाद अगला है चौथा क्वेश्चन है कि कौन सी शैक्षणिक रणनीति में एक कथन में विभिन्न भाषाओं के तत्व को सम्मिलित करना, कोड स्विचिंग या किसी कार्य के विभिन्न भागों में भाषाओं के बीच परिवर्तन करना शामिल है? ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का कहना है कि कौन सी शैक्षणिक रणनीति एक ही कथन में विभिन्न भाषाओं के तत्वों को सम्मिलित करना यानी कोड स्विचिंग करना या किसी कार्य के विभिन्न भागों में भाषाओं के बीच परिवर्तन करना शामिल है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया ट्रांस लैंग्वेज, दूसरा है भाषा सीखना, तीसरा है बहुभाषी नीति, चौथा है बहुभाषण शिक्षण। ठीक है, तो इसमें से इसका पहला जो है ट्रांस लैंग्वेज, भाषाओं के बीच परिवर्तन करना ट्रांस लैंग्वेज कहलाता है। यानी कि जैसे टीचर कोई सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है और सब्जेक्ट को पढ़ाने के दौरान बच्चे को जो पढ़ाने के दौरान भाषा है और उनके समझने के जो दौरान भाषा है, उन दोनों भाषाओं को एक साथ मिक्स करके जो जब बच्चा को बतलाता है टीचर या अध्यापक, तो उसको हम ट्रांस लैंग्वेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पढ़ाने वाली भाषा ही, जैसे मान लीजिए कि शिक्षक का हिंदी हुआ और बच्चों का जो मातृभाषा है अलग अलग है, तो उन बच्चों की मातृभाषा में उस पढ़ाए गए शब्द को जुड़ता है, तो उसको हम कोड स्विचिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग बच्चों की मातृभाषा, किसी की मातृभाषा हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, तो उन भाषाओं को अलग अलग तरीके से, अलग अलग विभिन्न विभिन्न तरीके से जब बच्चों को समझाता है उनकी लैंग्वेजों में, तो उसको हम कोड स्विचिंग कहते हैं या ट्रांस लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चौथा का पहला होगा। ठीक है, इसके बाद अगला है पांचवा। पांचवा है भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? यानी कि भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो पहला इसमें ऑप्शन देगा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, दूसरा है अलग कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु लक्ष्य जुटाना,
तीसरा है बच्चों को त्रुटियों की पहचान करना। चौथा है मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाहन करना। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है कि भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। यानी कि बच्चे में क्या कमियां हैं उनको समझकर और उनकी जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है उसमें सुधार लाकर बच्चों में सुधार लाने की कोशिश करना भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है कि कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि इसमें पूछा गया कि आप क्या मानते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देगा। पहला है किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। दूसरा है सभी विद्यार्थियों को अनुभव एवं परिवेश में कविता समझते हैं, यानी कि विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। तीसरा है कवि ने कविता के एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। चौथा है अलग अलग अर्थ में समझने की प्रक्रिया बाधित होती है। ठीक है, छठवां का जो राइट आंसर होगा वह है दूसरा कि सभी विद्यार्थी अनुभव और परिवेश में कविता को समझते हैं, यानी कि जो विद्यार्थी कविता को समझते हैं वो अपने अनुभव और परिवेश से कविता को समझते हैं, यानी कि अपने अनुभव और परिवेश से कविता को समझते हैं। ठीक है, यानी कि कविता का जो अलग अलग अर्थ होता है बच्चे किसी अनुभव से जोड़ के या अपने परिवेश से जोड़ के उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा राइट आंसर होगा कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में कविता को समझते हैं। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, तो इसका दूसरा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है जब भाषा स्वाभाविक रूप से और बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के सीखी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब कोई भाषा है उसे बिना किसी व्यवस्थित ढंग से और अभ्यास से सीखी जाती है तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया ऑप्शन पहला है प्रथम भाषा, दूसरा है आकलन, तीसरा है अधिग्रहण या अर्जन, चौथा है पांडित्य। ठीक है, इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है तीसरा अधिग्रहण या अर्जन कहते हैं, यानी कि कोई भाषा जो बिना किसी व्यवस्था से या अभ्यास से सीखी जाती है उसको अर्जन कहते हैं। जैसे आपके नहीं मातृभाषा को सीखने के लिए बच्चे को ज्यादा किसी व्यवस्था के रूप में सीखना नहीं होता है, बच्चे उसको सुन सुनकर अपने व्यवहार में अपना लेते हैं और उस भाषा को सीख जाते हैं। तो मातृभाषा को सीखने के लिए ज्यादा किसी बच्चे को कठिनाइयां महसूस नहीं होती, लेकिन दूसरी भाषा को सीखने के लिए बच्चे को उसका बारीकी से अध्ययन करना होता है और उसको सीखना और जानना होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सातवां का वो है तीसरा कि जब किसी स्वाभाविक रूप से बिना किसी व्यवस्था अभ्यास के सीखी जाती है तो उसको हम अधिग्रहण या अर्जन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आठवां क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है कि बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। यानी कि बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष है जिसमें बहुत सी भाषाएं का प्रयोग हो रहा है, तो आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। ठीक है, इसमें पूछा गया है। तो पहला इसमें छात्रों का व्याकरण सिखाना, दूसरा है स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, तीसरा है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, चौथा है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है चौथा कि बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। ठीक है, यानी कि बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक शिक्षक को बच्चों को भाषा के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए बोलने के लिए, ताकि बच्चे में कम्युनिकेशन जो स्किल है या वो बोलने की जो भाषा की क्षमता है वो अधिक विकसित हो सके। ठीक है, तो शिक्षक को इस पर जोर देना चाहिए कि बच्चे को अधिक से अधिक अवसर प्रदान मिले भाषा को बोलने का। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन है कि तीसरी कक्षा में एक छात्र सहयोग से समूह में अच्छे ढंग से सीखता है। यानी कि तीसरी कक्षा का एक छात्र है जो सहयोग से अच्छी ढंग से सीखता है, जबकि उसी का मित्र अध्यापक के निर्देश से अकेले करके सीखने को पसंद करता है। तो ये सिद्धांत है, यानी कि ये सिद्धांत क्या बतलाता है। ठीक है, यानी कि इसमें कह रहा है कि जो तीसरी कक्षा का एक छात्र है वो सहयोग से चीजों को सीखता है, जबकि एक अध्यापक के माध्यम से छात्र जो है अकेले में सीखना पसंद करता है। ठीक है, तो वो सिद्धांत क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देगा। पहला अनुकरण का सिद्धांत, दूसरा है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, तीसरा अभिप्रेरण का सिद्धांत, चौथा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि हर बालक में अलग अलग व्यक्तिक विभिन्नता होती है, यानी कि बच्चे में अलग अलग सीखने की, करने की या सोचने की क्षमता होती है, तो उसको हम व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है,
तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत विभिन्नता। यानी कि कोई कोई बच्चा समूह में सीखना पसंद करता है, तो कोई बच्चा अकेले में सीखना पसंद करता है, तो उसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नता सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो 9वां का जो राइट आंसर होगा वो है दूसरा। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन है। इसमें 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सुश्री लीला कक्षा 6 के विद्यार्थी को सर्वनाम प्रयोग के बारे में पढ़ा रही है। ठीक है, कि सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने कुछ उदाहरण दिया। ठीक है, तो सर्वनाम को बताने के लिए पहले क्या किया कि उन्होंने उदाहरण दिया। उदाहरण के रूप में उन्होंने दिया कि सीता गीत गाती है, उसकी आवाज बहुत मधुर है, मैं राम नमन खेलने जा रहे हैं, मैदान में जाकर हम क्रिकेट खेलेंगे। फिर वह सर्वनाम की परिभाषा को परिभाषित करती है। इनके प्रकार के परिचय उनके प्रकार को परिचय कराती है, यानी सर्वनाम के प्रकार को परिचय कराती है। तो सुश्री लीला निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति का अनुसरण करती है? यानी कि पहले उदाहरण बताती है, उसके बाद सर्वनाम की परिभाषा बताती है। तो वो कौन सा शिक्षण पद्धति का अनुसरण करती है? ठीक है, तो निम्नात्मक से अगमनात्मक, दूसरा है मूर्त से अमूर्त, तीसरा है अगमनात्मक से निम्नात्मक, और चौथा है विश्लेषण से संश्लेषण। ठीक है, तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा वो है अगमनात्मक से निम्नात्मक। यानी कि पहले उदाहरण को देना, उसके बाद नियमों को बतलाना, अगमनात्मक से निम्नात्मक कराता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। ठीक है, इसके बाद 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है कि बालकों में भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है, बच्चा किस महीने में बलबलाना शुरू कर देता है? ठीक है, यानी कि बालकों में जो भाषा का विकास होता है एक निश्चित क्रम होता है कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों की किस महीने में बलबलाना शुरू कर देते हैं? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है 1 महीना, दूसरा है 3 महीना, तीसरा है 9 महीना और चौथा है 12 महीना। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है 3 महीना। 3 महीने में क्या होता है कि बच्चा क ब ब कुछ कुछ शब्द बोलने लगता है। तो इस तरीके से जो है वो भाषा के विकास को निश्चित क्रम से सीखता है। ठीक है, तो उसमें तीसरा महीना जो आता है उसमें बच्चा बलबलाने मतलब बलबलाने लगता है और क ब कुछ कुछ छोटी छोटी शब्दों का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका राइट आंसर होगा वो है दूसरा, 3 महीने में बच्चा बलबलाने लगता है। ठीक है, इसके बाद अगला है 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है कि एक शिक्षक इस बात में विश्वास करती है कि शिक्षार्थियों को अत्यधिक बोधगम्य निवेश दिए जाने चाहिए, और क्योंकि यह भाषा अर्जन को सुगम बनाता है। शिक्षक का यह विश्वास किससे संबंधित है? ठीक है, तो पहला है वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, दूसरा है पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, तीसरा है स्किनर व्यवहारवाद के सिद्धांत से, और चौथा है स्टीफन क्रेसन के भाषा अर्जन के सिद्धांत से। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है स्टीफन क्रेन्स भाषा अर्जन के सिद्धांत से। ठीक है, यानी कि एक शिक्षक इस बात को विश्वास करता है कि शिक्षार्थी को अधिक से अधिक बोधगम्य क्या कहलाता है कि जब जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित हम कुछ सामग्रियों को दिखाते हैं और उनको समझाते हैं, तो उसको हम बोधगम्य निवेश करते हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि एक शिक्षक इस बात में विश्वास करता है कि शिक्षार्थी को अधिक से अधिक बोधगम्य निवेश दिए जाने चाहिए, क्योंकि वो भाषा अर्जन को सुगम बनाते हैं। तो शिक्षक यह विश्वास स्टीफन कृष्ण के भाषा अर्जन से सिद्धांत, यानी स्टीफन कृष्ण का भाषा अर्जन का जो सिद्धांत है वो बतलाता है कि जो चीजें बच्चों को पढ़ाना है या भाषा को अर्जन कराना है उससे संबंधित हम जब सामग्री को दिखाएंगे तो बच्चे उससे रिलेट करके भाषा का अर्जन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है स्टीफन कृष्ण भाषा अर्जन के सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद अगला 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है, ताकि यानी मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है किस लिए? तो इसमें ऑप्शन देगा, पहला है उपयुक्त में सभी, दूसरा है केवल बालकों के भावों को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सके, तीसरा है केवल भाषा संबंधित अभिव्यक्तियों का विकास हो सके, चौथा है केवल स्वरों को आरोह अवरोह एवं बलघात को समझ सके। ठीक है, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति का हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है पहला उपयुक्त में सभी, इसका राइट आंसर होगा। यानी कि बच्चे को केवल बालक भाव को शुद्ध रूप में व्यक्त कर सके, केवल भाषा ही संबंधित अभिव्यक्ति को विकास कर सके और केवल स्वरों का आरोह आरोह अवरोह बालघात कर सके। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है पहला, यानी सभी इसमें से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी मौखिक अभिव्यक्ति में ये चीजें सभी होनी चाहिए। ठीक है,
व्याकरण के लिए आवश्यकता होती है, तो ये चीजें सारी होनी चाहिए। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति की। इसके बाद अगला है 14वां क्वेश्चन है। 14वां है, लिपि प्रयोग भाषा के किस अभिव्यक्ति में होती है, यानी कि लिपि का प्रयोग भाषा के किस अभिव्यक्ति में होती है। ठीक है, तो पहला है मौखिक, दूसरा है सांकेतिक, तीसरा है लिखित और चौथा है आंगिकी। ठीक है, तो लिपि का प्रयोग जो भाषा में अभिव्यक्त करने की होती है वो लिखित भाषा में होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि लिखित भाषा में। ठीक है, इसके बाद अगला 15वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण का जो प्रयोग होता है वो बच्चों अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से पहला ऑप्शन है अध्यापक द्वारा पक्षपात पूर्ण व्यवहार, दूसरा है अधिगम की कठिनाइयों को दूर करना, कक्षा में स्पर्धा भावना विकास हेतु, चौथा है विद्यार्थियों की अधिगम समस्या की जानकारी हेतु। ठीक है, तो इसमें से जो है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम समस्या की जानकारी हेतु करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। ठीक है, तो ये हमने 15 हिंदी के पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन किए और इससे संबंधित हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पेडागोजी से मॉक टेस्ट 4 लगभग कर चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने 15-15 क्वेश्चन किए हैं, तो लगभग 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इससे हमको सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।